अब सेक्शन नंबर 15 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो डाइवोर्स पर्सन्स हैं ये दोबारा शादी कब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो है इनको डाइवोर्स मिल चुका है। ओके, अब जो अपील है ये 13 अगस्त 2024 तक 2023 मान लेते हैं, 2023 तक ये अपील फाइल कर सकते हैं। एंड जो डेट ऑफ डाइवोर्स है ये मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल है हमारा 10 मार्च 2023। ओके, एंड 13 अगस्त 2023 तक ये जो अपील है वो फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि जब तक अपील का टाइम ओवर नहीं हो जाता, यानी 13 अगस्त तक ए और बी जो है ये सेकंड शादी नहीं कर सकते। ओके, जब ये अपील फाइल करने का टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही ये सेकंड मैरिज कर सकते हैं। यहां पे एक और चीज गिवन है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने, हम मान लेते हैं कि 10 जून 2023 को इन्होंने अपील फाइल कर दी। सपोज ए ने अपील फाइल करी है कि डाइवोर्स गलत ग्राउंड के ऊपर दिया गया। अब यहां पे कोर्ट जो है इस अपील को डिसमिस कर देता है। तो इसका यह मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल 10 जुलाई 2023 को कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया, तो 10 जुलाई के बाद भी दोनों पार्टीज दूसरी शादी कर सकती हैं। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि या तो अपील का टाइम खत्म हो जाए उसके बाद आप सेकंड शादी कर सकते हो, या फिर अगर आपकी अपील डिसमिस हो चुकी है तो जो डिसमिसल का डेट है, अपील के डिसमिसल का जो डेट है, इस डेट के बाद से आप सेकंड मैरिज कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 15 बोलता है। अब हम आते सेक्शन नंबर 16 के ऊपर। इसमें बात करी गई है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर एक वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज से कोई भी बच्चा पैदा होता है तो इन दिस केस वो लेजिटिमेट माने जाएंगे एंड उनको फादर और मदर दोनों की प्रॉपर्टी से आगे जाके हिस्सा मिल सकता है। ओके, तो उसमें ये चीज लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में एक मैरिज हुई है, 10 जुलाई को हुई है 2022। ओके, अब ये मैरिज वॉइडेबल मैरिज थी बिकॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज ए जो था वो इंसेन था एंड इसके बारे में उसने बी को नहीं बताया था। ओके, तो ये वॉइडेबल मैरिज है। एंड बी जो है वो 10 दिसंबर 2022 को सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन फाइल करती है, यानी कि वो चाह रही है कि जो ये मैरिज है इसको कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर दे। ओके, अब 10th मान लेते हैं हम 10 सितंबर 2022 को बी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ओके, बी जो है वो 10 सितंबर को प्रेग्नेंट हो जाती है। अब सपोज कोर्ट जो है 10th ऑफ जून 2023 को कोर्ट जो है इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर देता है एंड 11 जून को जो ए और बी का बच्चा है सी, इसका जन्म हो जाता है। सी इज बॉर्न ऑन 11th ऑफ जून 2023। अब इन दिस केस हम देख रहे हैं कि मैरिज अब वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है, 10 जून को मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है, उसके एक दिन के बाद सी का यहां पे बर्थ हो रहा है। इन दिस केस सी जो है सेक्शन नंबर 16 के अनुसार लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा एंड इसको ए और बी दोनों के प्रॉपर्टी से आगे जाके हिस्सा मिल सकता है। यहां पे हम देख रहे हैं कि सी जो है सी वॉज बिगॉटन ऑन 10th ऑफ सितंबर 2022, यानी सी जो है मदर की वॉर्म में 10 सितंबर को आ चुका था, जिस टाइम पे ए और बी लीगली हस्बैंड और वाइफ थे। अब हमको एक और चीज याद रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी की शादी हुई ही नहीं होती, यानी ए और बी हस्बैंड वाइफ कभी भी बने ही नहीं, ए और बी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे एंड
इस दौरान बी गिव्स बर्थ टू सी। यहां पे हमको याद रखना है कि ए और बी की शादी नहीं हुई है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट बी जो है बी गिव्स बर्थ टू सी। इन दिस पर्टिकुलर केस सी को आप लेजिटिमेट बोलोगे या फिर इसको आप इलेजिटिमेट बोलोगे। इन दिस पर्टिकुलर केस सी को हम बोलेंगे इलेजिटिमेट चाइल्ड, एंड सेक्शन नंबर 16 में सी को हम कवर नहीं करेंगे। यानी कि सी को जो फादर की प्रॉपर्टी है उससे आगे जाके कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सी विल गेट शेयर फ्रॉम मदर्स प्रॉपर्टी। हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे, वहां पे भी हम सेम चीज को देखेंगे। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। अब क्लॉज 3 जो है इसका ये बोलता है कि अगर वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज से एक बच्चा पैदा हो रहा है तो इस बच्चे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलेगा। इसको सिर्फ मदर एंड फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी में से राइट मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल फादर ने बहुत ज्यादा मेहनत करके एक प्रॉपर्टी बनाई है, तो यहाँ पे जो चाइल्ड है इसको इस प्रॉपर्टी में से राइट तो मिल जाएगा, लेकिन जो फादर के एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, यानी कि ग्रैंडफादर के टाइम से एक प्रॉपर्टी चलती आ रही है, इस प्रॉपर्टी में इस बच्चे को कोई राइट नहीं मिलेगा। लेकिन यही अगर ये बच्चा वैलिड मैरिज का होता, यानी वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज का नहीं बल्कि नॉर्मल वैलिड मैरिज से ये बच्चा पैदा हुआ होता, तो इन दैट केस इसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी राइट मिलता। बट सिंस ये वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से पैदा हो रहा है, इन दैट केस इस बच्चे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब सेक्शन नंबर 17 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बिगमी की पनिशमेंट दी हुई है, यानी अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी पर्सन दूसरी शादी करता है, यानी पहली शादी चल रही है अभी, इस दौरान इसने दूसरी शादी कर ली, इन दैट केस सेक्शन नंबर 17 बोलता है कि आपको सेक्शन नंबर 494 एंड 495 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो है उसमें पनिशमेंट मिल सकती है। एंड आप देखोगे कि जो न्यू हमारी आईपीसी आई है, यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इसके सेक्शन नंबर 81 एंड 82 में आपको सेम पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 18 के ऊपर, एंड यहां पे भी हमको पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया। इसका ए पार्ट बोलता है कि अगर चाइल्ड मैरिज हुई है, यानी अगर 18 ईयर से कम की एक लड़की ने शादी करी है एंड 21 ईयर से कम एक लड़के ने शादी करी है, इन दैट केस अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज हो रही है तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम है इनको पनिशमेंट मिल सकती है 2 साल तक की। ओके, तो ए पार्ट में आप देखोगे कि 2 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट गिवन है एंड 1 लाख रुपीज का फाइन भी यहां पे गिवन है। ओके, बी में बोला गया है कि अगर आपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में या फिर सपिंडा में मैरिज करी है तो इन दैट केस आपके ऊपर 1000 रुपीज तक का फाइन लगाया जा सकता है एंड 1 महीने तक की सजा आपको हो सकती है। एंड यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात करी गई है। एंड ए जो पार्ट था हमारा, यानी कि चाइल्ड मैरिज की जो पनिशमेंट थी, वहां पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात हुई थी। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 19 के ऊपर। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो मैरिज की पिटीशन है ये आप कौन से कोर्ट में फाइल करोगे। यहाँ पे गिवन है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आप मैरिज की पिटीशन फाइल करोगे, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? इसका आंसर भी हमको यहीं पे गिवन है। इसमें लिखा हुआ है कि या तो आप जहां पे मैरिज हुई थी, जो मैरिज का स्पॉट है, वहां पे आप इस पिटीशन को फाइल करो। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टीज हैं। ए इज फ्रॉम दिल्ली एंड बी इज फ्रॉम पटना। ओके, यहां पे ए जो है ए इज द हस्बैंड एंड बी यहां पे वाइफ होती है। अब ए और बी की शादी हुई होती है सपोज कोलकाता में। कोलकाता में इनकी शादी हुई होती है, तो यहां पे सेक्शन नंबर 19 हमको बोलता है कि जहां पे शादी हुई थी वहां पे आप डिवोर्स की पिटीशन लगा सकते हो। तो यहां पे अगर फॉर एग्जांपल आपको डिवोर्स की पिटीशन लगानी है
सेक्शन नंबर 19 बोलता है कि आप कोलकाता में भी इस पिटीशन को लगा सकते हो। तो इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल आप कोलकाता में इस पिटीशन को लगा सकते हो, या फिर आपको एचएमए जो है हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी पिटीशन लगानी है तो यहाँ पे आप कोलकाता जो है यानी जो प्लेस ऑफ मैरिज है यहां पे आप इस पिटीशन को लगा सकते हो। ओके, अब सेकंड इसका बोलता है कि जहां पे रिस्पोंडेंट डिसाइड करता होगा वहां पे भी आप इस पिटीशन को लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए को यहाँ पे डिवोर्स की पिटीशन लगानी है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ए पटना में जाके यानी जहां पे बी रहती है वहां पे आप इस पिटीशन को लगा सकते हो। तो यहाँ पे पिटिशनर हुआ ए एंड रिस्पोंडेंट यहाँ पे होगा बी। पिटिशनर पिटीशन को लगाएगा एंड जो रिस्पोंडेंट है वो पिटीशन का जवाब देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां पे रिस्पोंडेंट रहता है इन दैट एरिया आप इस पिटीशन को लगा सकते हो। थर्ड इसका बोलता है कि जहां पे पार्टीज लास्ट रहते थे यहां पे भी आप पिटीशन को लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए और बी मिलके रहते थे लखनऊ में, अब ए का काम लखनऊ में था एंड ए और बी वहां पे रेंट पे रहते थे, तो इन दिस पर्टिकुलर केस लखनऊ में भी आप जाके इस पिटीशन को लगा सकते हो। एचएमए में कोई भी अगर आपको पिटीशन लगानी है तो लखनऊ में भी आप लगा सकते हो। ओके, 3A इसका बोलता है कि अगर पिटिशनर वाइफ है तो जहां पे वाइफ रह रही है वहां पे भी आप पिटीशन को लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो वाइफ है बी, इनको एक पिटीशन लगानी है एंड इस टाइम पे बी रह रही थी फॉर एग्जाम्पल इन मद्रास, चेन्नई। तो यहां पे जिसका 3A पार्ट है वो बोलता है कि जहां बी रह रही है वहां पे भी इस पिटीशन को लगाया जा सकता है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ वाइफ के बारे में बात करी गई है। ओके, अब हम आते हैं फोर्स के ऊपर। यहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों के बारे में बात करी गई है। अब फॉर एग्जाम्पल ए जो है, जो हस्बैंड है वो दिल्ली में रहते हैं एंड बी जो है वाइफ ये रहती है लंदन में। अब इन दिस पर्टिकुलर केस आप कहां पे पिटीशन फाइल करोगे? अब यहां पे जो प्लेसेस हम पहले पढ़ चुके हैं वहां पे तो आप पिटीशन को फाइल कर ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा इन दिस पर्टिकुलर केस ए जो है वो दिल्ली में भी पिटीशन को फाइल कर सकता है। यानी जहां ए रहता है, जहां पे हस्बैंड रहता है, वहां पे भी इस पिटीशन को फाइल किया जा सकता है, बिकॉज बी जो है वो एक ऐसे एरिया में रह रही है जहां पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता ही नहीं है। ओके, तो इसलिए इन दिस पर्टिकुलर केस जहां ए रह रहा है वहां पे भी आप इस पिटीशन को फाइल कर सकते हो। ओके, अब यहां पे एक और चीज लिखी हुई है कि अगर बी के बारे में 7 साल तक किसी ने नहीं सुना, यानी किसी को नहीं पता कि बी 7 साल से कहां पे है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल ए जो है वो दिल्ली में पिटीशन को फाइल कर सकता है जहां पे ए रहता है। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 19 बोलता है। अब सेक्शन नंबर 20 के ऊपर हम आते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि कोई भी पिटीशन आप एचएमए की फाइल करोगे तो इन दैट केस आपको पिटीशन में लिखना पड़ेगा कि पार्टीज के बीच में कोई कॉल्यूजन नहीं है। यानी अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने कोई भी पिटीशन फाइल करी है एचएमए के अंडर, तो आपको चीज लिखनी पड़ेगी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने कोर्ट को चीट करने के लिए कोई भी कॉल्यूजन साथ में नहीं किया। ओके, एंड यहाँ पे ये चीज भी लिखी हुई है कि जो पिटिशनर है उनको ये चीज लिखनी पड़ेगी कि जो भी मैंने पिटिशन में लिखा है ये सारी बातें मैं वेरीफाई करता हूं, यानी मेरी नॉलेज में जो भी मैंने पिटिशन में लिखा है ये सारी बातें सच है। तो इस चीज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब सेक्शन नंबर 21 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एचएमए का जो प्रोसीजर है, यानी किस वे में पिटीशन को फाइल करोगे, क्या रूल्स पिटीशन के लगेंगे, ये सारी चीजें आप सीपीसी में जाके देखोगे। यानी सीपीसी में जो भी प्रोसीजर गिवन है उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप एचएमए की पिटीशन फाइल करोगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 21A के ऊपर हम आते हैं। यहां पे गिवन है कि अगर आपने सपोज ए और बी की शादी हुई थी एंड ए यहाँ पे हस्बैंड है। अब यहाँ पे हस्बैंड ने
सेक्शन नंबर 10 या फिर 13 की एप्लीकेशन सपोज कोलकाता में लगा दी, ओके। अब यहां पे ए को यहां पे अलाउड था, जो हस्बैंड है यहां पे उनको अलाउड था कि कोलकाता में वो पिटिशन को फाइल कर सकते हैं। अब आगे जाके बी ने सेम एप्लीकेशन, सेक्शन नंबर 10 और 13 की सेम एप्लीकेशन दोबारा से इन्होंने फाइल कर दी है, सपोज चेन्नई में। बी चेन्नई में रहती थी एंड इसने वहां पे सेक्शन नंबर 10 और 13 की एप्लीकेशन फाइल कर दी है। अब दोनों एप्लीकेशन सेम है, दोनों में डाइवोर्स या फिर जुडिशियल सेपरेशन मांगा गया है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस कौन सा कोर्ट इन एप्लीकेशंस को सुनेगा, इसके बारे में हमको सेक्शन नंबर 21A बताता है। इसका बी पार्ट बोलता है, क्लॉज 2 का बी पार्ट बोलता है कि अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपने इस पिटीशन को लगाया है, हमारे एग्जांपल में एक एप्लीकेशन लगी थी कोलकाता के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंड दूसरी एप्लीकेशन लगी है चेन्नई की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इन दिस केस जहां सबसे पहले पिटीशन फाइल हुई थी, यानी कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले पिटीशन फाइल हुई थी, तो वहां पे केस आगे बढ़ेगा, यानी कि ए और बी जो है दोनों की पिटीशंस कोलकाता में ही सुनी जाएंगी, ओके। एंड इसका ए पार्ट बोलता है कि अगर सपोज ए के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये दोनों पिटीशन लगी हैं, सपोज बी ने भी कोलकाता के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सेम पिटीशन फाइल करी है, तो यहां पे दोनों पिटीशंस को कोलकाता का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये एक साथ इकट्ठे सुनेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ए की पिटीशन सुनेगा वो एंड उसके बाद बी की पिटीशन सुनेगा। यहां पे दोनों पिटीशंस को मर्ज कर देंगे एंड कोलकाता का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही दोनों पिटीशंस को सुनेगा, ओके। तो सेक्शन नंबर 21A में आपको यही चीज याद रखनी है। अब सेक्शन नंबर 21B के ऊपर हम आते हैं। यहां पे गिवन है कि अगर एचएमए के अंडर एक बार ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि ट्रायल डे टू डे बेसिस पे हो, यानी हर दिन हियरिंग हो, ओके। तो क्लॉज 1 हमको ये बोलता है। अब क्लॉज 2 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो ट्रायल है ये विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी जिस दिन आपने रिस्पोंडेंट को नोटिस दिया तब से लेके 6 महीने के अंदर अंदर कोशिश करनी चाहिए आपको कि ट्रायल खत्म हो जाए एचएमए के अंदर, ओके। बट यहां पे भी ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, 6 महीने से ऊपर भी लग सकते हैं यहां पे। अब थर्ड क्लॉज के ऊपर हम आते हैं। यहां पे आप देखोगे कि अपील के बारे में बात करी गई है। इसमें बोला हुआ है कि हर अपील जो है विद इन 3 मंथ्स ऑफ नोटिस, यानी रिस्पोंडेंट को नोटिस जब दिया गया है उससे 3 महीने के अंदर अंदर अपील डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। एंड यहां पे आप देखोगे दैट हियर आल्सो इट इज नॉट अ मैंडेटरी रूल, ओके। अब सेक्शन नंबर 21C के ऊपर हम आते हैं। यहां पे गिवन है कि एक डॉक्यूमेंट को आप इनएडमिसिबल नहीं करोगे अगर वो ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे एचएमए के बारे में बात करी गई है कि एचएमए की किसी भी प्रोसीडिंग में आप एक डॉक्यूमेंट को इनएडमिसिबल घोषित नहीं करोगे अगर वो ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड नहीं है तो, ओके। अब सेक्शन नंबर 22 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे इन कैमरा प्रोसीडिंग के बारे में बात करी गई है। इसमें बोला हुआ है कि एचएमए में कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है ये प्रोसीडिंग इन कैमरा होगी, यानी कि जब ये प्रोसीडिंग चल रही है तो हस्बैंड वाइफ के अलावा उस टाइम पे कोई मौजूद नहीं रहना चाहिए, यानी कि ओपन जो पब्लिक है उनको कोर्ट में बैठने की इजाजत नहीं होगी। आप नॉर्मली देखोगे हर केस में ऑडियंस को बैठने की इजाजत होती है, लेकिन फैमिली केसेस में ये अलाउड नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो प्रिवेसी है वो भंग हो सकती है, ओके। यहां पे एक और चीज गिवन है कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही है पार्टीज के बीच में इसको आप पब्लिश तब तक नहीं करोगे जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहां पे परमिट नहीं करता। क्लॉज 2 यहां पे बोलता है कि अगर आपने क्लॉज 1 को वायलेट किया एंड पब्लिश कर दिया आपने विदाउट द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दिस केस आपके ऊपर मैक्सिमम 1000 रुपीज तक का फाइन लग सकता है। अब हम आते सेक्शन नंबर 23 के ऊपर। यहां पे गिवन है कि अगर आपको एचएमए में कोई भी प्रोसीडिंग में डिक्री देनी है
तो आप पहले इन चीजों को ध्यान रखोगे। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हमें गिवन है, अगर ये गाइडलाइंस फुलफिल होती हैं तभी कोई भी जज HMA में कोई भी डिग्री पास करेंगे। इसको हम रीड करते क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ए इसका बोलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए जो है ये डाइवोर्स मांग रहा है सेक्शन नंबर 13 में, ये डाइवोर्स इसलिए मांग रहा है बिकॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज दिस पर्सन वाज अनसाउंड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन मैरिज के टाइम पे अनसाउंड था आगे जाके सेम पर्सन डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है उसी ग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ पे चीज अलाउड है, बट यहाँ पे कोर्ट को देखना पड़ेगा कि ये पर्सन अपनी खुद की डिसेबिलिटी का फायदा नहीं उठा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनसाउंड पर्सन ही डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पर्सन अपनी डिसेबिलिटी का गलत फायदा नहीं उठा रहा है। ओके, बी इसका बोलता है कि अगर वाइफ जो है इनको पता लग गया कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने मैरिज के बाहर सेक्सुअल इंटरकोर्स की है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की है, तो इन दिस केस अगर वाइफ ने इस चीज को माफ कर दी है, इस चीज को कंडोन कर दी है, तो इस ग्राउंड के ऊपर वाइफ आगे जाके डाइवोर्स नहीं मांग सकती है। एंड सेम गोज फॉर हस्बैंड, अगर हस्बैंड को पता लग गया कि वाइफ ने मैरिज के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है एंड इसको वो माफ कर देता है, कंडोन कर देता है, तो इस ग्राउंड के ऊपर आगे जाके वो डाइवोर्स सीक नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये चीज भी लिखी हुई है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पिटिशनर के साथ क्रुएलिटी हो रही है एंड क्रुएलिटी के ग्राउंड्स के ऊपर डाइवोर्स मांगा जा रहा है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर कोर्ट को समझ में आ रहा है कि पिटिशनर ने क्रुएलिटी को कंडोन कर दी है, यानी माफ कर दी है, तो क्रुएलिटी के ग्राउंड पर कोर्ट डाइवोर्स को ग्रांट नहीं करेगा। ओके, इसका जो बी पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि अगर डाइवोर्स जो है ये म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर आप मांग रहे हो, सेक्शन नंबर 13B में आप म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर डाइवोर्स मांग रहे हो, तो कोर्ट को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि कंसेंट फ्री है, यानी दोनों पार्टीज फ्री तरीके से कंसेंट कर रहे हैं, ये कोर्ट को इंश्योर करना पड़ेगा। सी इसका बोलता है कि जो कोर्ट है उनको डिक्री पास करने से पहले ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के बीच में कोई आपस में डील तो नहीं हुई है, इस डील के चक्कर में कोर्ट को चीट तो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज भी कोर्ट को इंश्योर करना पड़ेगा। ओके, डी इसका बोलता है कि कोर्ट को लिमिटेशन भी चेक करना पड़ेगा, जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो भी चेक करना पड़ेगा। कोर्ट को देखना पड़ेगा कि जो पिटिशन फाइल हो रही है ये अनरीजनेबल डिले के बाद तो नहीं फाइल हो रही है। ओके, सपोज क्रुएलिटी 10 साल पहले हुई थी एंड उसके बाद आज जाके आप डाइवोर्स के पिटिशन डाल रहे हो, तो यहाँ पे कोर्ट ये चीज चेक करेगा कि जो यहाँ पे 10 इयर्स का डिले है ये अनरीजनेबल तो नहीं है। ओके, इसका बोलता है कि कोर्ट ये चीज भी चेक करेगा कि कोई और लीगल ग्राउंड तो नहीं एग्जिस्ट करता जिसकी वजह से इस HMA में वो रिलीफ ग्रांट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजों को कोर्ट पहले चेक करेगी एंड ये चीजें चेक करने के बाद ही कोर्ट HMA में रिलीफ ग्रांट करेगी। ओके, अब क्लॉज 2 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे कोर्ट के रिकॉन्सिलिएशन वाले जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बात होती है। यहाँ पे गिवन है कि कोर्ट जो है ऐसे ही कोई भी रिलीफ HMA में ग्रांट नहीं कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी डाइवोर्स मांगना चाह रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे कोर्ट विदाउट ट्राइंग टू सेव मैरिज ऐसे ही रिलीफ ग्रांट नहीं कर देगा। कोर्ट यहाँ पे सबसे पहले ये करेगा कि वो मैरिज को सेव करना चाहेगा, सारे कोर्ट मेथड्स एम्प्लॉय करेगा कि ए और बी के बीच की जो मैरिज है ये बच जाए। इनको हम बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट्स। तो यहां पे आप देख रहे हो कि कोर्ट एज अ पेरेंट एक्ट कर रहा है। जैसे पेरेंट लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं, वैसे ही जो कोर्ट है वो भी सबसे पहले यहाँ पे ए और बी के बीच की लड़ाई को खत्म करेगा। तो हमको सेक्शन नंबर 23 में यही चीज याद रखनी है। okay. अब हम आते सेक्शन नंबर 23A के ऊपर। यहां पे आप देखोगे यहां पे बात करी गई है काउंटर क्लेम के बारे में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए ने सेक्शन नंबर 9 की एप्लीकेशन डाली है कोर्ट में, यानी कि डेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन ए ने डाली है।
ए चाह रहा है यहाँ पे कि बी ए के घर में वापस आ जाए। यहाँ पे ए इज द हस्बैंड एंड बी इज वाइफ एंड बी अपने घर चलेगी, मायके चलेगी। अब इन दिस केस बी जो है वो रिस्पोंडेंट है एंड ए इज द पिटिशनर। अब बी यहाँ पे अब मैं रिप्लाई फाइल करती है कि मैं ए के घर में इसलिए जा रही हूं बिकॉज ए एडल्ट्री कर रहा था, यानी ए का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था एंड वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा था आउटसाइड मैरिज एंड दैट इज वाई मैं ए के घर में वापस नहीं जा रही हूं। ओके, अब यहाँ पे ऑब्वियसली भी ये चीज बोल सकती है कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है सेक्शन नंबर 23A में बोला हुआ है कि बी इस ग्राउंड के ऊपर आगे जाके डाइवोर्स भी मांग सकती है अगर बी इसको प्रूफ कर देती है। अगर बी प्रूफ कर देती है दैट ए एडल्ट्री कर रहा था, तो इस ग्राउंड के ऊपर आगे जाके बी डाइवोर्स भी मांग सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओरिजिनल पिटिशन तो ए ने फाइल करी थी, सेक्शन नंबर 9 की जो पिटिशन है वो तो ए ने फाइल करी थी, बट इसी पिटिशन के अंदर बी काउंटर क्लेम कर सकती है एंड बी यहाँ पे डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। ओके, या फिर कोई और उसको यहाँ पे रिलीफ चाहिए, वो रिलीफ भी वो एचएमए के अंडर ले सकती है। तो इस चीज के बारे में सेक्शन नंबर 23A बात करता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 24 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में बात करी गई है। अब सेक्शन नंबर 24 में आप देखोगे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि परमानेंट मेंटेनेंस की बात नहीं करी गई है। जब तक प्रोसीडिंग चल रही है तब तक की मेंटेनेंस की बात यहाँ पे करी गई है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के ऊपर डाइवोर्स का केस कर दिया, तो जब तक डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम तक बी अगर चाहे तो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकती है कि मेरे को यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए। इसी को यहाँ पे बोलते हैं मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। तो हमको याद रखना है कि मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट का मतलब होता है इंटरिम मेंटेनेंस। ओके, तो आपको पीटी के हिसाब से याद रखना है कि इंटरिम मेंटेनेंस का सेक्शन कौन सा है। इट इज सेक्शन नंबर 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, एंड आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 24 एंड आके हम देखेंगे सेक्शन नंबर 25 भी जेंडर न्यूट्रल है, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ओके, अब सेक्शन नंबर 24 आप देखोगे यहाँ पे भी 60 डेज की लिमिट गिवन है, यानी कि जो ये इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि विद इन 60 डेज ऑफ नोटिस ये डिसाइड हो जाए। अब आप देखोगे सेक्शन नंबर 25 में परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस की बात करी गई है, यानी कि फाइनल मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। अब फॉर एग्जांपल ए ने डाइवोर्स का केस किया था एंड ए को डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है। यहाँ पे कोर्ट जो है डाइवोर्स तो ग्रांट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मेंटेनेंस के लिए भी बोल रहे हैं, यानी ए को ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि आपको पर मंथ अपनी वाइफ को इतना अमाउंट देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो परमानेंट मेंटेनेंस की बात है वो सेक्शन नंबर 25 में बोली जाती है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि एलिमनी के बारे में भी बात करी गई है। अब परमानेंट एलिमनी होती है एक लंप सम अमाउंट, एक वन टाइम पेमेंट। सेक्शन नंबर 25 में भी आप देखोगे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी यहाँ पे मेंटेनेंस या फिर एलिमनी मांग सकते हैं। अब एक बार हम सेक्शन नंबर 25 रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एनी कोर्ट exercising jurisdiction under this act may at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto on application made to it for the purpose by either the husband or the wife as the case may be, यानी husband और wife दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन डाल सकता है। Order that respondent shall pay to the applicant for his or her maintenance and support such gross sum। तो यहाँ पे जो support such gross sum लिखा हुआ है, यहां पे एलिमनी की बात करी गई है, वन टाइम पेमेंट की बात करी गई है, और सच मंथली और पीरियोडिकल सम फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वाइफ ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली है सेक्शन नंबर 25 में, तो यहां पे जब तक वाइफ जिंदा है तब तक उनको मेंटेनेंस मिल सकता है। बट आगे आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आगे जाके लिखा हुआ है कि अगर वाइफ ने री मैरिज कर लिया, यानी दूसरी शादी कर ली, तो उसके बाद जो मेंटेनेंस है वो उनको नहीं मिलेगा। एंड सेम गोज फॉर हस्बैंड, अगर हस्बैंड ने भी सेकंड मैरिज कर ली है तो उनको भी मेंटेनेंस का अमाउंट
वाइफ की तरफ से यहाँ पे नहीं मिलेगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल वाइफ को मेंटेनेंस ग्रांट कर दी है सेक्शन नंबर 25 में, एंड इसके बाद ये अनचेस्ट रहती हैं, यानी कि एडल्ट्री कमिट कर रही हैं आगे जाके, तो इस केस में भी जो इनको मेंटेनेंस मिल रही है इसको आप कैंसिल कर सकते हो या फिर मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, क्लॉज 2 इसका हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस of either party at any time after it has made an order under subsection 1, it may at the instance of either party vary, modify or assign any such order in such manner as the court may deem just। यानी कि जो मेंटेनेंस और एलिमनी का अमाउंट क्लॉज 1 में दिया जा रहा है इसको कोर्ट कभी भी चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। क्लॉज 3 में इसमें लिखा हुआ है if the court is satisfied that the party in whose favor an order has been made under this section has remarried, or if such party is the wife that she has not remained chaste, or if such party is the husband that he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock, okay, it may at the instance of other party modify or assign any such order as the court may deem just। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड को मेंटेनेंस का अमाउंट मिलने लग गया वाइफ की तरफ से, एंड इसके बाद हस्बैंड शादी के बाहर जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस जो हस्बैंड का मेंटेनेंस का अमाउंट है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो और डिसाइड भी कर सकते हो, यानी कि खत्म भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी पार्टी कमजोर है, जो भी पार्टी फाइनेंशियली कमजोर है, उसको यहाँ पे मेंटेनेंस मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 26 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करी गई है। आपको याद रखना है कि इंटरिम कस्टडी और फाइनल कस्टडी जो है दोनों के बारे में सेक्शन नंबर 26 ही बात करता है। बीटी में पूछ लेते हैं कि इंटरिम कस्टडी का सेक्शन कौन सा है और फाइनल कस्टडी का सेक्शन कौन सा है, तो दोनों का सेम सेक्शन है, सेक्शन नंबर 26। ओके, अब यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप चिल्ड्रन की कस्टडी किसी भी पेरेंट को दे रहे हो, यानी हस्बैंड को दे रहे हो या फिर वाइफ को दे रहे हो, ये तय करने से पहले कि आप कस्टडी किसको दोगे, कोर्ट को ये चीज देखनी पड़ेगी कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड क्या कहता है, यानी चाइल्ड जो है वो मदर के साथ खुश रहेगा ज्यादा या फिर फादर के साथ रहेगा। तो ये चीज चेक करने के बाद ही कोर्ट कस्टडी ग्रांट करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा व्हाइल डिसाइडिंग सेक्शन नंबर 26 एप्लीकेशन। ओके, एंड यहाँ पे ये चीज भी लिखी हुई है कि जो यहाँ पे कस्टडी मिल रही है, जो कस्टडी के ऑर्डर्स हैं, सो आगे जाके मॉडिफाई भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मदर जो है इनको कस्टडी मिल जाती है, अब आगे जाके कोर्ट को लगता है कि मदर बच्चे का अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रख रही है, तो यहाँ पे जो कस्टडी ऑर्डर्स हैं इनको कोर्ट आगे जाके मॉडिफाई भी कर सकती है एंड फादर को बच्चे की कस्टडी वो दे सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 27 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर शादी के टाइम पे हस्बैंड और वाइफ ने एक जॉइंट प्रॉपर्टी ओन करी है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या करना आगे जाके, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये डिसीजन कोर्ट आगे जाके ले सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 28 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे अपील्स फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर्स के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे गिवन है कि अगर कोर्ट जो है एचएमए के अंडर कोई भी डिक्री दे रही है तो ये डिक्री अपीलेबल होगी, यानी आप इस डिक्री की हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि सेक्शन नंबर 25 एंड 26 के जो ऑर्डर्स हैं, जो हमें देखे थे वहां पे मेंटेनेंस और कस्टडी के ऑर्डर्स जो हैं, ये ऑर्डर्स भी अपीलेबल है, यानी इन ऑर्डर के खिलाफ भी आप अपील फाइल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि अगर आपको इंटरिम मेंटेनेंस मिल रही है या फिर इंटरिम कस्टडी मिल रही है, तो इन ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल आप नहीं कर सकते हो। फाइनल मेंटेनेंस एंड फाइनल कस्टडी ऑर्डर्स जो हैं, इनके खिलाफ ही आप अपील फाइल कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि अगर किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट ने कॉस्ट लगा दी पार्टी के ऊपर, अगर सपोज हस्बैंड जो है ये बार बार कोर्ट में डिले कर रहा था, तो कोर्ट ने कॉस्ट इंपोज कर दी, एक फाइन लगा दिया, तो ये जो ऑर्डर पास किया कोर्ट ने कॉस्ट लगाने का, इस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। ओके,
अब सेक्शन नंबर 28A पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको HMA के अंडर कोई भी डिग्री इन्फोर्स करवानी है तो आप CPC के अकॉर्डिंग इसको इन्फोर्स कराओगे। CPC में आप देखोगे ऑर्डर नंबर 21 गिवन है, वहां पे एनफोर्समेंट के रूल्स हमको गिवन है। किसी भी डिग्री को आपको सपोज एनफोर्स कराना है तो ऑर्डर नंबर 21 में देखोगे। तो अगर आपको HMA का भी कोई भी ऑर्डर एनफोर्स करवाना है या कोई भी डिग्री इन्फोर्स करवानी है तो आप CPC के रूल्स को फॉलो करोगे। वहां पे आप देखोगे कि सेक्शन नंबर 36 से लेके सेक्शन नंबर 74 या 75 चेक कर लें, आई थिंक 74, सेक्शन नंबर 36 से लेके 74 तक जो सेक्शंस गिवन है वहां पे भी एग्जीक्यूशन के बारे में बात करी गई है। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 29 के ऊपर। यहाँ पे सेविंग्स के बारे में बात करी गई है। इसमें गिवन है कि अगर HMA आने से पहले दो पार्टीज हैं, इन्होंने सेम गोत्र के अंदर शादी करी है, तो शादी की जो वैलिडिटी है इसको आप चैलेंज नहीं करोगे। ओके, एंड यहाँ पे ये चीज भी लिखी हुई है कि अगर कोई भी कस्टम किसी भी एरिया में फॉलो होता है जो HMA से अलग बात बोलता है, सपोज HMA बोलता है आपका कि आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइब में ब्रदर और सिस्टर के बीच में शादी हो सकती है, तो यहाँ पे वहां पे जो कस्टम फॉलो होता है उसको आप प्राइमेसी दोगे। एंड यहाँ पे हम देखेंगे दैट कस्टम्स विल एक्चुअली प्रिवेल ओवर HMA रूल्स। आप कस्टम को हमेशा HMA रूल्स के ऊपर प्रिवेल करवाओगे। तो क्लॉज 2 हमारा यही चीज बोलता है। ओके, अब क्लॉज 3 इसका बोलता है कि अगर कोई और एक्ट के अंदर कोई भी मैरिज नल एंड वॉइड होती है, सपोज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी मैरिज नल एंड वॉइड होती है, तो आप उन रूल्स को भी प्राइमेसी दोगे एंड दोज रूल्स विल प्रिवेल ओवर HMA। ओके, एंड वैसे भी रूल होता है दैट स्पेशल एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट। ओके, अब जो क्लॉज 4 है इसमें बोला हुआ है कि अगर दो हिंदूज ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करी है तो वो मैरिज वैलिड मैरिज होगी एंड उस मैरिज के ऊपर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के रूल्स ही लगाओगे, HMA के रूल्स आप वहां पे नहीं लगाओगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 30 जो है हमारा ये रिपील हो चुका है एंड इसी के साथ जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है इसको हमने PT के हिसाब से तो एक बार पूरा पढ़ लिया। अब मेंस के हिसाब से भी इसको हम कवर करेंगे एंड वो लेक्चर्स में हम मेंस के हिसाब से जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।